नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 5 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक से लेसन 6 देखेंगे, द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। ये स्टोरी ऊपर में मैंने लगा दी है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। लेट्स थिंक एंड टेल। पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये सही हैं या गलत हैं जो नीचे कथन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है द ग्रैंड फादर्स सन एंड डाउटर इन लॉ टुक स्पेशल केयर ऑफ हिम। क्या यह बात सच है कि बूढ़े व्यक्ति की बेटे और बहू उनका बहुत ही विशेष ध्यान रखते थे? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, यह बात गलत है। दूसरा प्रश्न है द अर्थनवेयर बॉल ऑफ द ओल्ड मैन वॉज ब्रोकन सो ही वॉज गिवन अ वुडन बॉल। मिट्टी का जो कटोरा बूढ़े आदमी को दिया गया था वह टूट गया था और इसी कारण उन्हें एक लकड़ी का कटोरा दिया गया। क्या यह बात सही है? तो इसका उत्तर होगा ट्रू, यह बात सही है। तीसरा क्वेश्चन है फाइनली द सन एंड हिज वाइफ रियलाइज्ड देयर मिसबिहेवियर। क्या अंततः बेटा और बहू अपनी गलती को रियलाइज कर गए, उसका एहसास कर गए? तो इसका उत्तर होगा ट्रू, सही। चौथा स्टेटमेंट है द ग्रैंडसन ऑफ द ओल्ड मैन वॉज 5 ईयर ओल्ड। क्या ग्रैंडसन जो था वह 5 साल का था, उनका पोता 5 साल का था? तो नहीं, ये गलत है। उत्तर होगा फॉल्स, वह मात्र 4 साल का था। अब देखते हैं B.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड ओनली। एक वर्ड में देना है उत्तर, लेकिन इसे एक कथन के रूप में मैंने लिख दिया है। पहला प्रश्न है वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू सिट। तो इसे एक वाक्य के रूप में हम लोग उत्तर लिखते हैं। अगर एक वर्ड में देना होगा तो सिट्स इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। ये भी एक लंबा वाक्य हो जाएगा, तो हम पूरा वाक्य बना के अपने उत्तर लिखने की कला को क्यों ना सशक्त बना ले। इसका उत्तर होगा द ओल्ड मैन सिट्स इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। बी प्रश्न देखते हैं इन विच पॉट वॉज द ओल्ड मैन गिवन हिज फूड टू ईट। किस प्रकार के बर्तन में बूढ़े व्यक्ति को खाने के लिए खाना दिया जाता था? आंसर द ओल्ड मैन वॉज गिवन हिज फूड इन एन अर्थनवेयर बॉल। बूढ़े व्यक्ति को एक मिट्टी के कटोरे में खाना दिया जाता था। सी क्वेश्चन है वाई वॉज द डॉटर इन लॉ अनॉयड विथ हर फादर इन लॉ। बहू जो थी वह अपने ससुर से यानी बूढ़े व्यक्ति से क्यों अनॉयड रहती थी? इसका सही उत्तर लिखा जाएगा द ओल्ड मैन हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग द स्पून। बूढ़े व्यक्ति को चमचा पकड़ने में कठिनाई होती थी। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ। वह उस सूप को टेबल क्लॉथ पे गिरा देते थे और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, या फिर उनके मुंह से वह बाहर हो जाता था, उनके कपड़ों पे गिर जाता होगा। दैट इज वाई द डाउटर इन लॉ वॉज अनॉयड विथ हर फादर इन लॉ। इसी कारण बहू अपने ससुर से नाराज रहती थी। लेट्स थिंक एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हाउ वॉज द ओल्ड मैन ट्रीटेड बाय द चिल्ड्रेन। डिस्कस। बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चों के द्वारा किस प्रकार से ट्रीट किया जाता था, आप इसकी चर्चा कीजिए। आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं द ओल्ड मैन वॉज ट्रीटेड बैडली बाय हिज चिल्ड्रेन। वंस ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ। हिज सन एंड डाउटर इन लॉ वेयर डिस्गस्टेड एट दिस। व्हेन ही ब्रोक द अर्थनवेयर बॉल हिज सन एंड डाउटर इन लॉ स्कॉल्डेड हिम। इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है
हिंदी में कैसे इसको समझ सकते हैं? द ओल्ड मैन वॉज ट्रीटेड बैडली बाई हिज चिल्ड्रेन। अपने बच्चों द्वारा ओल्ड मैन बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। एक बार वंस ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ। एक बार उसने सूप को टेबल क्लॉथ पे गिरा दिया। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, तब उसके बेटे और बहू ने वेयर डिस्कस्टेड एट दिस, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया इस बात पे। When he broke the earthenware ball, और जब उसने मिट्टी का कटोरा तोड़ दिया, his son and daughter-in-law scolded him, तब उनकी बहू और बेटे ने उनको डांटा। तो इस प्रकार से इसका हिंदी भी हम लोग समझ सकते हैं, और ऐसा करने से लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, विच एक्शन ऑफ द चाइल्ड चेंज्ड द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर। बच्चे के किस बिहेवियर या किस एक्शन ने उसके पेरेंट्स का यानी माता पिता के बर्ताव को बदला? इसका आंसर है, वन डे, एक दिन, द यंग मैन एंड हिज वाइफ, वह व्यक्ति, जवान आदमी और उसकी पत्नी, वेयर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, अपने बैठक में बैठे हुए थे। सडनली देयर लिटिल सन, अचानक उनका छोटा बेटा, हु वॉज 4 years old, जो कि 4 साल का था, बिगन टू गैदर सम पीसेस ऑफ वुड, कुछ लकड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करने लगा। देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर, और तब उसे वह फर्श पे सजाने लगा। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आस्क्ड द फादर, पिता ने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल, उसने कहा मैं एक छोटा कटोरा बना रहा हूँ। आंसर्ड द चाइल्ड, बच्चे ने उत्तर दिया, फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग, अपने माता और पिता के खाने के लिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। यह पूरी घटना थी जो बच्चों के, जो उनके माता पिता का यानी कि ओल्ड मैन के बच्चों का बिहेवियर उनके प्रति बदल पाई। हाउ डिड द ओल्ड मैन फील एट द ट्रीटमेंट दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन, कैसा लगता था उस बूढ़े व्यक्ति को जो बर्ताव उनके बेटे और बहू उनके साथ करते थे? तो इसका आंसर है, द ओल्ड मैन फेल्ट वेरी बैड, बूढ़े व्यक्ति को बहुत बुरा लगता था। एट द ट्रीटमेंट, जो भी बर्ताव उनके साथ होता था, दैट ही गॉट फ्रॉम हिज सन एंड डॉटर इन लॉ, जो वह अपने बेटे और बहू से पाते थे। व्हेन हिज सन एंड डॉटर इन लॉ स्कॉल्डेड हिम, एक दिन की बात है जब उनके बेटे और बहू ने उनको डांटा। ही सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड ओनली सिग्ड, और चुपचाप सुबकते रहे। वेयर वॉज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू ईट हिज मील, बूढ़े व्यक्ति को कहाँ पर खाने के लिए बाध्य किया गया? डू यू थिंक ही फाउंड इट ईजी टू एक्सेप्ट द चेंज इम्पोज्ड ऑन हिम, बच्चों से प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि वो बहुत आसानी से इस बात को स्वीकार कर गए कि जो परिवर्तन उनके खाने की जगह में किया गया था? इसका आंसर लिखा जा सकता है और बच्चे अपने मन से भी दे सकते हैं। द ओल्ड मैन वाज फोर्स्ड टू सिट इन द कॉर्नर, बूढ़ा व्यक्ति एक कोने में बैठने के लिए बाध्य किया गया। बिहाइंड द स्टोव इन द किचन, चूल्हे के पीछे रसोई घर में। नो ही डिड नॉट फाइंड इट ईजी, सीधा सा उत्तर है कि नहीं, वो इसको आसानी से पचा नहीं पाए, वो इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। द चेंज इम्पोज्ड ऑन हिम, जो भी परिवर्तन उनके साथ किया गया था। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक एट द टेबल विथ हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स, बूढ़ा व्यक्ति उस टेबल को अपनी आंखों में आंसू लिए हुए देखते रहते थे। लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, अब अगला प्रश्न है कि आप अपने वर्ड पावर को बढ़ाइए। इसमें द पजल गिवन बिलो हैज 6 वर्ड फ्रॉम द लेसन, नीचे एक पजल दिया गया था और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 6 वर्ड हैं जो कि लेसन से ही लिए गए हैं। दे मे बी लोकेटेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली, वो या तो ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे होंगे या फिर वर्टिकल होंगे, हॉरिजेंटली यानी कि लंबवत होंगे या फिर ऊर्ध्वाधर होंगे, नीचे पड़े हुए होंगे या फिर ऊपर नीचे होंगे। फाइंड आउट दीज वर्ड्स एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड,
उनको पहले ढूंढिए और कुछ स्पेस आपको दिया जा रहा है उसमें उन शब्दों को लिखिए। तो इस पजल में हम लोग उन शब्दों को देख लेते हैं। देखिए, इन शब्दों को मैंने लाल रंग के अक्षरों से लिख दिया है और यही लाभ है एक ऑडियो विजुअल माध्यम का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहले कॉलम में ही हमें मिल जाता है स्पिल्ड, ये हमारे पार्ट से है। उसके बाद एक और जो लाल से लिखा हुआ है वो है ट्रेम्बल्ड, इसका मतलब है कांपना, और बूढ़े व्यक्ति के घुटने कांपते थे। उसके बाद है ओल्ड, जो कि है ओल्ड मतलब बूढ़ा। उसके बाद एक और अक्षर है रियलाइज्ड, जो कि रियलाइज़ किया उसके बेटे और बहू ने। और उसके बाद है बाउल, BOWL, कटोरे की चर्चा बहुत ज़्यादा की गई है पाठ में, तो वो भी एक शब्द है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम आपके सामने खाली हैं, बाकी भी पूरा है। आप अगले वर्ड को फाइंड कीजिएगा। मैंने 5 वर्ड्स फाइंड करके आपके सामने रखे हैं और इसको आप ऊपर वाले खाने में सजा सकते हैं। अब आते हैं आगे। लेट्स लर्न ग्रामर, व्याकरण को सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल। देयर वॉज एन ओल्ड मैन। ही स्पिल्ड द सूप ऑन द टेबल क्लॉथ। तो यू विल नोटिस दैट द वर्ड्स, आप इस बात को नोट कीजिएगा कि कुछ शब्द हैं ए, एन एंड दी इन द अबव सेंटेंसेस। ऊपर के वाक्यों में ए, एन और दी हैं। डिटरमाइन और मॉडिफाई समथिंग, जो कि कुछ चीज़ों को निश्चय करते हैं या फिर उनमें विशेष परिवर्तन लाते हैं। वी कॉल दीज वर्ड्स आर्टिकल, हम लोग इन शब्दों को आर्टिकल कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, हमारे यहाँ 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं या फिर 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनिट ए एंड एन और डेफिनिट द। तो यहाँ पे ये शब्द जो है वो पीछे आएगा, इस शब्द को आप ज़रूर समझिए। ये जो द है वो यहाँ लिखा जाएगा, द। द डेफिनिट आर्टिकल है जो बताता है कि यहाँ एकदम निश्चय कर देता है, और ए और एन इनडेफिनिट हैं यानी अनिश्चय में ही रहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। द यू इज़ यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। द का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक विशेष वस्तु के लिए किया जाता है और पर्टिकुलर किसी एकदम निश्चित वही का करना है तब इसका उपयोग किया जाता है। पर्टिकुलर नाउन्स जैसे किसी के खास नाम के लिए किया जाता है। ए और एन इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। खास या फिर विशेष न रहे ऐसे नाउन के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, इफ़ वी से, हम लोग कहते हैं लेट्स रीड द बुक। अगर हमने कहा कि आओ किताब पढ़ते हैं लेकिन उसमें लगा दिया द बुक, वी मीन ए स्पेसिफिक बुक, इसका मतलब है कि हम कोई विशेष किताब पढ़ना चाहते हैं। इफ़ वी से लेट्स रीड अ बुक, अगर हम लोग कहते हैं कि आओ एक किताब पढ़ते हैं, वी मीन, इसका मतलब है एनी बुक, हम लोग का कहने का अर्थ होगा कि कोई भी बुक एक पढ़ लेंगे, रैदर देन अ स्पेसिफिक बुक। द इज़ यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक और पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए ग्रुप। द का उपयोग किसी विशेष और ख़ास सदस्य जो कि एक ग्रुप का है उसके लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई जस्ट सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर। मैंने अभी अभी देखा था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, साल की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिनेमा को। देयर आर मेनी मूवीज़, साल में तो बहुत सारे मूवीज़ बनते होंगे, बट ओनली वन पर्टिकुलर मूवी इज़ द मोस्ट पॉपुलर। किसी खास मूवी को हम लोग कहेंगे ही कि वह द मोस्ट पॉपुलर है। देयरफॉर वी यूज़ द। वी सॉ द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर। We use a when the noun we are referring to begin with a consonant sound। हम लोग ए का प्रयोग किसी नाउन के आगे तब करते हैं
जब वह एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल वी से अ बुक, अ फैन, अ पिक्चर। आप सब में देख सकते हैं कि इसमें वॉवेल्स से शुरू नहीं हुआ है। वॉवेल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। वी यूज़ एन बिफोर द नाउन्स दैट बिगन विथ अ वॉवेल साउंड। हम लोग एन का प्रयोग उन संज्ञा के आगे करते हैं जो एक वॉवेल साउंड के साथ शुरू होती है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इट इज़ द साउंड दैट मैटर्स, नॉट द स्पेलिंग। आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि आवाज़ या ध्वनि उसकी मैटर करती है, यानी उसका ही विशेष महत्व होता है, लेटर का नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट, एन एलिफेंट, एन एंट, बट वी से अ यूनिवर्सिटी। बाकी चीज़ों में ए, ई को महत्व दिया गया। ऑब्जेक्ट ओ से शुरू हो रहा है, एलिफेंट ई से और एंट ए से, लेकिन यूनिवर्सिटी यू से शुरू होने के बावजूद भी ए यूनिवर्सिटी लिखा गया है, बिकॉज यूनिवर्सिटी बिगिन विद द कॉन्सोनेंट यू साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड यू के साथ चूँकि शुरू होता है यूनिवर्सिटी, इसलिए इसके आगे ए लगाया गया। एंड एन आवर, एच होने के बावजूद हम लोग एन लगाते हैं इसके आगे। क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज आवर हैज अ साइलेंट एच। आवर में तो एच साइलेंट हो गया, और जब भी बोलते हैं तो उसे ओ यू आर आवर की तरह पढ़ते हैं। तो इस प्रोनाउंसिएशन के कारण ही आवर के आगे एन लगाया जाता है। प्रोनाउंसिएशन होने पर वॉवेल साउंड एट द बिगिनिंग बन जाता है। 5वें नंबर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट टाइम वी स्पीक फॉर समथिंग वी यूज़ ए और एन। किसी वाक्य में पहली बार हम किसी चीज़ की चर्चा करते हैं तो उसके आगे ए और एन लगाते हैं। और द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, वी रिपीट दैट ऑब्जेक्ट, और जैसे ही हम अगली बार उसी चीज़ के बारे में फिर से बात करना शुरू करते हैं तो उसके आगे अब दी लगाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई लिव इन अ हाउस। हम लोगों ने अपने घर की चर्चा कर दी कि मैं एक घर में रहता हूँ, और अब उसी घर की चर्चा दोबारा एक वाक्य में करेंगे तो उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। द हाउस इज़ क्वाइट ओल्ड एंड हैज़ 4 बेडरूम्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहली बार हाउस के आगे ए लगाया गया है, और दूसरी बार उसी हाउस की चूंकि चर्चा हो रही है इसलिए उसके आगे द लगाया गया है। तो इसका आप लोग खास ख्याल रखेंगे। आई एट इन अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट। आप देखिए इस रेस्टोरेंट के आगे ए लगाया गया है, लेकिन फिर से इसी रेस्टोरेंट की जब चर्चा करेंगे तो इसके आगे द लगाएंगे। द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड। वह जो रेस्टोरेंट था वो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इस ए और एन के प्रयोग को और दी के प्रयोग को आप लोगों ने समझा। इसको बार बार रिपीट करके आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अवश्य ही आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, और नहीं तो इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को बनाकर इसे और क्लियर कर लेंगे। प्रश्न है, फिल इन ईच ब्लैंक विथ एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। हर जो खाली स्थान है नीचे उसको आप एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल दीजिए, उपयुक्त आर्टिकल दीजिए। रिमेंबर दैट समथिंग ए ब्लैंक मे नॉट रिक्वायर्ड एन आर्टिकल। समटाइम्स अ ब्लैंक मे नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल। पर आप यह बात ध्यान रखिए कि हर खाली स्थान में ए, एन और दी का प्रयोग नहीं करना है। कुछ ऐसे भी खाली स्थान हैं जिन्हें इस आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। पुट अ क्रॉस इफ नो आर्टिकल इज नीडेड। अगर कोई आर्टिकल नीडेड नहीं है तो उसमें आप क्रॉस लगा दीजिएगा। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट अ रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। तो ये जो बात है ये कही गई है, इसको कैसे लिखेंगे? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। किसी खास रेलवे स्टेशन के बारे में बात की गई है। स्कूल इज क्लोज टूडे, तो इसको क्या लिखेंगे? स्कूल इज क्लोज्ड टूडे। इसमें कोई आर्टिकल ज़रूरी नहीं है। गगन इज टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। गगन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। टॉलेस्ट की बात हो गई, तो अब इसमें यह विशेष हो गया और इसके आगे द लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। इसमें व्हाट इज़ नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, इसके बारे में पूछना है।
तो ये हो जाएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। टी इज़ गुड फॉर यू, तो टी इज़ गुड फॉर यू, यहाँ पे कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। व्हाट यू लाइक टू सी फिल्म, वुड यू लाइक टू सी द फिल्म, किसी खास पिक्चर को पूछने की बात की जा रही है तो द फिल्म हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डू यू हैव अ डिक्शनरी दैट आई कैन बोरो, डू यू हैव अ डिक्शनरी दैट आई कैन बोरो। मधु इज़ वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस विथ रेड शूज़, मधु इज़ वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस विथ रेड शूज़, यहाँ पे पहली बार में ए नहीं लिखा हुआ था। जयिता वेंट टू शॉप टू बाई ब्रेड, जयिता वेंट टू द शॉप टू बाई ब्रेड, किसी खास दुकान पे गई होगी वो। अगला, सलमान टुक अम्ब्रेला एज इट वॉज रेनिंग हैविली, सलमान टुक एन अम्ब्रेला एज इट वॉज रेनिंग हैविली। देयर इज ईजी क्वेश्चन, दिस इज ईजी क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा जा रहा है दिस इज ईजी क्वेश्चन, क्या इसमें कोई आर्टिकल लगेगा, तो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। मे आई हैव योर फ़ोन नंबर, मे आई हैव योर फ़ोन नंबर, इसमें कोई भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। तनु ब्रोक कप व्हेन शी वाज क्लीनिंग इट, तनु ब्रोक अ कप व्हेन शी वाज क्लीनिंग इट, तो यहाँ पे कप के आगे ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। लेट्स टॉक, वर्क इन ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग, हाउ शुड यू यंग पर्सन ट्रीट द ओल्ड, आपको एक समूह में बंटना है और इस बात की चर्चा करनी है कि कैसे जो जवान लोग हैं उनको बूढ़े लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए। लेट्स राइट, अब है ये, वो तो टॉक वाला था यानी उसमें बात करनी है, तो उसमें बैठ के क्लास में बात करी जाएगी। अब है लेट्स राइट, यानी इसमें राइट करना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन बेनिफिट्स ऑफ लिविंग विद ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ रहने के क्या लाभ हैं इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, एक संक्षेप में अनुच्छेद लिखना है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको किसी भी रूप में अन्य कोई शिक्षक बताएं या कोई बच्चा अपने मन से अलग ढंग से भी लिख सकते हैं, पर कोई एक फॉर्मेट है जो एक बेसिक वो खाका इस पैराग्राफ में हम लोग देख सकते हैं। अ किड कैन गेट द बेस्ट पैम्परिंग फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से किसी भी बच्चे को बेस्ट पैम्परिंग मिल सकता है। ग्रैंड पेरेंट्स आर द वंस हु मेक अ कंप्लीट फैमिली आफ्टर आवर पेरेंट्स, पेरेंट के बाद परिवार को संपूर्ण करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ग्रैंड पेरेंट्स आर द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटायर फैमिली, वो सबसे बूढ़े या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो पूरे फैमिली की जिम्मेदारी लेते हैं। किड्स आर अडोर्ड द मोस्ट बाय दियर ग्रैंड पेरेंट्स, और बच्चे सबसे ज़्यादा लाड़ दुलार अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पाते हैं। एंड दे स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, और वो साथ ही साथ बहुत अच्छा समय भी उनके साथ व्यतीत करते हैं। ये सारी बातें हम लोग अपने परिवार में देखते हैं और इनको आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हैं। एक्टिविटी है, ओल्ड एज होम्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन इन बिग सिटीज़ टू फाइंड आउट, बहुत बड़े शहरों में ओल्ड एज होम खोले जाते हैं जहाँ पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है जिन्हें उनके परिवार ने परित्याग कर दिया है। तो ऐसे ओल्ड एज होम को फाइंड आउट करना है। वाई डू पीपल गो टू स्टे देयर, और यह पता करना है कि क्यों ओल्ड पीपल वहाँ पे जाते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन दीज होम्स, और किस प्रकार की सुविधाएं, सहूलियतें, सेवाएं उस प्रकार के घरों में प्रोवाइड कराई जाती हैं, इस बात की भी आपको पड़ताल करनी है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है लेसन 6 उसका क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ, द एंड। और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।